हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और 2026 में आपको जो एग्ज़ाम देना है साथियों, जिसमें जो आपके 22,000 वैकेंसीज आए हुए हैं, तो साथियों अगर आप रेलवे ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से, वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। एसआई पद्धति में साथियों समय की मूल इकाई क्या है? साथियों एसआई पद्धति में समय की मूल इकाई की बात की जा रही तो बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर सेकेंड इसकी मूल इकाई है। ऑप्शन ऑप्शन बी पर दिया गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। मापन में जो है होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों को क्या कहते हैं? साथियों मापन में जो छोटी छोटी त्रुटियां होती हैं इसे कहा जाता है साथियों यादृच्छिक त्रुटि। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों जो है वेर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग जो है किसके किसके मापन में होता है? तो साथियों इसका प्रयोग होता है लंबाई या फिर व्यास को मापने में। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मापन का मान किस पर निर्भर करता है? साथियों मापन का जो मान होता है यह निर्भर करता है इकाई पर। कहाँ पर करता है साथियों निर्भर? तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया इकाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि गति की एसआई इकाई क्या है? साथियों गति का जो एसआई इकाई होता है यह होता है साथियों मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। आपका मीटर प्रति सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम किससे संबंधित है? साथियों जो न्यूटन का द्वितीय नियम है यह संबंधित है, किससे संबंधित है साथियों? तो यह साथियों संबंधित है बल और त्वरण से। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बल और त्वरण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों शक्ति का सूत्र क्या है? जो शक्ति का सूत्र साथियों क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए शक्ति का जो सूत्र होता है साथियों यह कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया कार्य बटा समय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों शक्ति का सूत्र होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि यदि बल शून्य हो तो, सॉरी दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर बल यानी कि फोर्स जो है यहाँ पर फोर्स शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी? साथियों अगर जो है फोर्स यानी कि बल शून्य हो तो साथियों वस्तु की गति भी साथियों याद रख लीजिएगा, वस्तु की गति स्थिर या फिर समान होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया स्थिर या फिर समान, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना है? तो साथियों याद रख लीजिएगा पृथ्वी पर जी का मान लगभग में पूछा गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? साथियों गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया आकार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मुक्त पतन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? साथियों मुक्त पतन में वस्तु पर जो है यह कौन सा बल कार्य करता है? तो गुरुत्व बल कार्य करता है साथियों। गुरुत्व बल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुरुत्व बल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम क्यों होता है? साथियों देखिए चंद्रमा पर जो वस्तुओं का भार होता है वह कम क्यों होता है? तो आपको मैं बता दूं साथियों जी का जो है कम होता है, इसलिए जो है चंद्रमा पर वस्तुओं का मान जो है कम होता है। जी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। जी से साथियों क्या जो है जी का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है साथियों, आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर जी का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए।
देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, दाब का सूत्र क्या है। साथियों देखिए यहाँ पर दाब का जो सूत्र होता है, दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है। साथियों बल बटा क्षेत्रफल इक्वल टू जो है दाब होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया दाब का सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब कैसा होता है। साथियों देखिए गहराई जो बढ़ता है, गहराई बढ़ता है साथियों, तो द्रव का दाब जो है, द्रव का दाब भी साथियों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया बढ़ता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कोई वस्तु पानी में तैरती है जब। साथियों कब कोई भी वस्तु पानी में तैरती है, वह कब तैरती है। तो याद रखिएगा साथियों घनत्व कम होता है तभी वह पानी में तैरती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है उस वस्तु की जो घनत्व कम होता है तब वो पानी में तैरती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्प्लावक बल किस दिशा में कार्य करता है। साथियों देखिए उत्प्लावक बल जो है यह ऊपर की ओर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऊपर की ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। देखिए साथियों जो ध्वनि तरंगे होती है ना, यह साथियों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा साथियों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। इसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। साथियों देखिए जो ध्वनि की तीव्रता जो है यह आयाम पर निर्भर करती है। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है आयाम, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक किस में होता है। साथियों देखिए प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, यह सबसे अधिक होता है साथियों निर्यात में, जो है साथियों जो है निर्वात में, निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया निर्वात, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या प्रश्न, यह जो है अपवर्तन का कारण क्या है। साथियों जो अपवर्तन होता है उसका कारण क्या है। तो अपवर्तन का कारण साथियों देखिए यह माध्यम का बदलना जो अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है माध्यम बदलना, आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है। साथियों देखिए विद्युत विभवांतर की इकाई जो है यह वोल्ट होता है, वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ओम का नियम किससे संबंधित है। साथियों देखिए ओम का नियम जो है यह धारा, विभव और प्रतिरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो धारा, विभव और प्रतिरोध से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि धारा वहन करने वाले, साथियों धारा वहन करने वाले जो है चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर जो है साथियों क्या उत्पन्न होता है। तो याद रख लीजिएगा यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। साथियों देखिए विद्युत मोटर जो है यह कार्य करती है धारा का चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर कार्य करती है साथियों, धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। साथियों देखिए वायु दाब जो मापने का यंत्र यह बैरोमीटर है। कौन सा है साथियों, हम लोग बैरोमीटर की सहायता से जो है वायु का दाब मापते हैं। ऑप्शन नंबर का जो है डी, यहाँ पर बैरोमीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, टेलीफोन का जो है आविष्कार किसने किया। साथियों टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। साथियों ग्राहम बेल जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है। साथियों ये सारे ही आपके जो रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं आने वाली परीक्षा में साथियों। हाँ हमेशा मैं आपको बताता हूँ साथियों, जितने भी मैं आपको प्रश्न बताता हूँ सभी एनालिसिस करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको ही बताता हूँ। तो आप जो इसे अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ पर जो आपके सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। तो
प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए अब क्या है प्रश्न कि पवन जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है। साथियों पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पवन ऊर्जा का स्रोत जो है साथियों वायु है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वायु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी ऊर्जा स्रोत जो है प्रदूषण मुक्त है। साथियों कौन सी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा साथियों, सौर ऊर्जा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है सौर ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। साथियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की अवस्था दाब व ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक मोल में जो है कणों की संख्या कितनी होती है। तो एक मोल में कणों कणों की संख्या साथियों, कणों की संख्या की बात की जाए तो 6.022 गुणे 10 पर 23 होती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि अणु की जो है अवधारणा किसने दी। साथियों देखिए अणु की अवधारणा जो है यह डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था साथियों, डाल्टन ने दिया था। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया डाल्टन इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र। साथियों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले सालों में पूछा गया है। तो साथियों ये रिकॉर्ड है कि इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता दे रहा हूँ, CO2 H2 HCl H2SO4 या फिर H2O। साथियों इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जिस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा निकलती है वह क्या कहलाती है। तो जिस भी अभिक्रिया में साथियों यह ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा साथियों वहाँ से उत्सर्जित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा उसे कहा जाता है साथियों ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है साथियों। तो ऊष्माक्षेपी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। साथियों देखिए क्षार का जो स्वाद होता है यह कड़वा होता है। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है कड़वा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि NaOH क्या है। साथियों जो NaOH होता है ये क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षार है। साथियों यह एक प्रकार का क्षार है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया क्षार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर साथियों तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। साथियों तटस्थीकरण जो है अभिक्रिया में, यह साथियों इस अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी पर लवण और जल दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। साथियों देखिए आवर्त सारणी का जनक जो है यह कहे जाते हैं आपके मेंडलीफ। मेंडलीफ जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आवर्त सारणी का जनक जो है मेंडलीफ को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि संयोजकता, देखिए सॉरी सॉरी दोस्तों, देखिए मैंने आपको प्रश्न बताया ही नहीं। हमारा प्रश्न क्या है कि एक ही समूह के जो है तत्वों में समान क्या होता है। एक ही समूह के तत्वों में समान क्या होता है साथियों, तो एक ही समूह के जो है तत्वों में साथियों वो समान होता है संयोजकता। क्या समान होता है साथियों, जो है उसमें संयोजकता समान होती है, याद रख लीजिएगा एक ही समूह में। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम किस पर जो आधारित है। साथियों देखिए आधुनिक आवर्त नियम जो है यह आधारित है साथियों परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर परमाणु संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों कि आवर्त सारणी में धातुएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं। साथियों आवर्त सारणी में धातुएं जो हैं यह प्रायः पाई जाती हैं, याद रख लीजिएगा बाईं ओर पाई जाती हैं। साथियों बाईं ओर पाई जाती हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया
जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के किस गुण के कारण जो है लंबी श्रृंखला बनती है? कार्बन के किस गुण के कारण लंबी श्रृंखला बनती है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह जो है श्रृंखलन के कारण बनती है। श्रृंखलन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। C2H5OH जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कोयला जो है किस प्रकार का ईंधन है? साथियों, कोयला जो होता है यह होता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होता है साथियों कोयला। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रख लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे की जाती है? साथियों देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान जो है यह चूना जल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया चूना जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातु जो सामान्यतः कैसे होते हैं? तो साथियों, धातु जो है यह सामान्यतः चमकदार होते हैं। याद रख लीजिएगा, चमकदार जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इन चारों ऑप्शन में से चमकदार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है? साथियों, जंग लगना जो है यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं ऑक्सीकरण के बारे में, तो साथियों नमी से जो है, नमी और हवा के संपर्क में आने पर जहां पर भी लोहे में साथियों जंग लग जाता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? साथियों, जो देखिए सबसे हल्की धातु जो होती है यह लिथियम है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे हल्की धातु की बात की जा रही है, इसलिए हमारा लिथियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अधातु जो है विद्युत के कैसे होते हैं? देखिए अधातु विद्युत के कैसे होते हैं साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुचालक होते हैं। साथियों याद रख लीजिएगा, कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, यह सुचालक नहीं होते, अधातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? साथियों देखिए, द्रव्यमान की एसआई इकाई की बात की जाए तो किलोग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिए किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्क्रू गेज का जो है प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? साथियों देखिए, स्क्रू गेज का प्रयोग जो है बहुत छोटी मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। बहुत छोटी मोटाई आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि समान समय में जो अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति कैसी होगी? साथियों, समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति जो है साथियों याद रख लीजिएगा, वह कभी भी अधिक होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, अधिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को मालूम होगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन का जो है तृतीय नियम किससे संबंधित है? साथियों, जो न्यूटन का तृतीय नियम है यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या है? साथियों देखिए, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है, यह ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। साथियों, कैलोरी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कैलोरी जो है ये हमारा ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर जो है गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो यह साथी ऊर्जा बढ़ती है गतिज ऊर्जा। याद रख लीजिएगा, गिरती वस्तु में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, याद रख लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों, दाब बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल घटाना चाहिए। इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, दाब बढ़ाने के लिए कभी भी क्षेत्रफल को घटाना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि की आकृति किसे प्रभावित करती है? साथियों, ध्वनि की आकृति जो है यह तारत्व को जो है साथियों प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि सीमा क्या है? साथियों, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि सीमा जो है साथियों, यहाँ पर श्रवण ध्वनि सीमा यहाँ पर होना चाहिए। तो श्रवण ध्वनि सीमा जो है साथियों यह 20 हर्ट्ज से लेकर के और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य के लिए श्रवण ध्वनि सीमा है। उससे आगे साथियों हमें नुकसानदायक
सहायक हो सकता है। इसे आप याद रख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है अवतल दर्पण एक उपयोग क्या है। साथियों एक उपयोग क्या है, तो अवतल दर्पण जो है साथियों यह एक उपयोग सेविंग दर्पण है। साथियों सेविंग दर्पण आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन में जो है कौन सा नियम लागू होता है। साथियों प्रकाश के अपवर्तन में जो नियम लागू होता है स्नेल का नियम लागू होता है। स्नेल का नियम आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, विद्युत परिपथ में जो है प्रतिरोध की इकाई क्या है। साथियों विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई जो है साथियों पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ओम आपका राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर फ्यूज जो है किस धातु का बना होता है। साथियों देखिए जो फ्यूज बना होता है, यह फ्यूज जो है यह बना होता है साथियों शीशा का। सॉरी देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया शीशा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसका राइट आंसर बता दिया, तो आप इसका कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है। साथियों चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है या फिर विकर्षण होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या फिर दोनों प्रभाव पड़ता है। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलता है किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में राधे राधे आप कमेंट करके जरूर से बताते करते हुए जाइएगा कमेंट राधे राधे, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा साथियों आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। तो कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।